बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 का जो एनुअल मोड एग्जामिनेशन है, यानी कि आप कह सकते हैं टर्म 2 का जो एग्जाम है 2021-22 का, उसी के लिए हिस्ट्री का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है विद सॉल्यूशन के साथ में हम देखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सैंपल पेपर के पैटर्न के। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। वीडियो एंड तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है इस बार का। पहले क्या था कि आपका जो है वो एमसीक्यू बेस्ड आते थे, लेकिन अब जो है वो आपका आएगा सब्जेक्टिव। ठीक है, तो टाइमिंग है आपकी 2 घंटे की, मैक्सिमम मार्क्स है आपका 40। और सामान्य निर्देश पढ़े तो आपका जो प्रश्न पत्र है वो 4 खंड में है, का, ख, ग और घ। सेक्शन ए यानी कि खंड का में आपके 4 प्रश्न होंगे 3 अंक के, खंड ख में आपके 3 प्रश्न होंगे आपके 6 अंक के, यानी कि आपके 3 मार्क्स के और 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। ठीक है, खंड ग में आपके 8 और 9 केस आधारित 4 अंक के 2 प्रश्न होंगे और खंड घ में 2 अंक का आपका मैप होगा। तो ये आपको पता चल गया आपका पैटर्न कैसा होने वाला है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं जो आपका सैंपल पेपर है उसके बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन ए है आपका, जिसमें आपके 3 मार्क्स के प्रश्न है, यानी कि खंड का है आपका 3 मार्क्स का प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप में मुद्रण क्रांति कैसे शुरू हुई तथा इसी यूरोप में क्या परिवर्तन है। तो 1 मार्क्स में कैसे शुरू हुई, परिवर्तन क्या आए 2 मार्क्स में। तो शुरू कैसे हुई उसे समझते हैं। तो 15वीं 16वीं शताब्दी में यूरोप में मुद्रण क्रांति का आरंभ सन 1455 में जर्मन मूल के जोहानेस गुटेनबर्ग इनके द्वारा सबसे पहले छापे खाने का निर्माण किया गया एवं उनकी इस कार्यशाला में बाइबल की 150 प्रांतियां छापी गईं। इससे पहले क्या होता था कि जो भी धार्मिक भिक्षु हुआ करते थे वो जितना समय एक बाइबल को लिखने में लगाते थे उतना ही छापे खाने, मतलब जो छापा खाना होता है, प्रिंटिंग प्रेस होता है, वहां पे उतनी ही देर में 150 प्रांतियां छापी जा सकती थी। तो छापे खाने का ये फायदा हुआ। अब है इसके लाभ, ये जो मुद्रण क्रांति आई इसके लाभ क्या हुए। तो सबसे पहले लाभ ये हुआ कि जो पुस्तकें थी, मुद्रित पुस्तकें, वो आसानी से उपलब्ध होने लगी एवं उन्हें बेचा जाना संभव हो गया। अब छात्रों को केवल अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए व्याख्यानों पर ही नहीं बल्कि अब वो खुद भी स्वयं भी पढ़ सकते थे। ठीक है, अब विचारों का, मत का, जानकारी का बहुत तेजी से प्रचार प्रसार होने लगा। फोर्थ है कि नए विचारों को बढ़ावा देने वाली एक मुद्रित पुस्तक कई 100 पाठकों के पास पहुंच सकती थी, अर्थात जो अच्छे विचारों वाली पुस्तकें थी अब वो कई सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों तक बहुत आसानी से बहुत जल्द पहुंच सकती थी। अब जो पाठक है वो एकांत में बैठकर पुस्तकों को पढ़ सकता है, जैसे कि कुछ होती है लव स्टोरी पर, कुछ किसी के कह सकते हैं कि जो सक्सेस स्टोरी होती है उससे संबंधित हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो वो अब एकांत में बैठकर और ध्यान लगाकर अच्छे से पढ़ सकता था, क्योंकि वह बाजार से इन्हें खरीद सकता था। और इसी की वजह से क्या हुआ, लोगों के अंदर पढ़ने की आदत भी विकसित हो गई। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया जो मुद्रित पुस्तकें थी उसका मुद्रण क्रांति का शुरुआत क्या हुआ और इसके लाभ। अब देखिए इसमें अथवा में एक प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि आपको एक ऑप्शन देखने को मिल गया आपके इस क्वेश्चन पेपर में, 15वीं और 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति क्या हुआ। तो देखिए व्यक्तिगता, नागरिकता के नए विचारों से महिलाओं को दूर रखा गया, अर्थात समाज में जो महिलाएं थी उन्हें नए विचारों से हमेशा दूर रखा गया। अब देखिए यहाँ पे 8 पॉइंट हैं, इन 8 में से आपको कोई कम से कम 5 पॉइंट लिखने होंगे तभी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से वो पॉइंट आपको लिखने हैं। सबसे पहला है कि सार्वजनिक जीवन में अभिजात एवं संपन्न परिवारों के पुरुषों का प्रभुत्व होता था। जो घर परिवार के मामले थे उसमें ज्यादातर जो निर्णय थे वो पुरुष ही लिया करते थे। महिलाओं को कारोबार में परामर्श देने का अधिकार नहीं होता था। महिलाओं के दहेज को पुरुष अपने व्यापार में लगा देते थे। यदि जो महिलाएं थी वो दहेज का प्रबंध नहीं कर पाती थी तो उनके कारण लड़कियों को मठों में भिक्षुणी बना दिया जाता था, ऐसी प्रथा थी उस समय। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी कम थी, उन्हें सिर्फ परिवार तक ही सीमित माना जाता था। महिलाओं तथा लड़कियों को शिक्षा देना उचित नहीं समझा जाता था। एंड लास्ट कि व्यापारी परिवारों में जब पुरुष घर से दूर जाते थे तो महिलाएं व्यापार संभालती थी। ये जो है वो थोड़ा अलग पॉइंट है कि जो व्यापारी महिलाएं हुआ करती थी व्यापारिक परिवार में, वो जब उनके पति चले जाते थे व्यापार से कहीं दूसरे देश काम के लिए, व्यापार से संबंधित मसले के लिए, तो वहां पे महिलाएं व्यापार संभालती थी ऐसी हालत में। ठीक है, तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में ये महिलाओं की स्थिति रही थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, गोल्ड रश से क्या तात्पर्य है। ठीक है, गोल्ड रश के कारण अमेरिका में हुई औद्योगिक वृद्धि को स्पष्ट कीजिए।
देखिए ये प्रश्न 8 मार्क्स में भी आपका बन सकता है और ये 3 मार्क्स में भी, या फिर सॉरी जो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके आधार पर भी। तो हम इसे 3 मार्क्स में समझेंगे। सबसे पहले गोल्ड रश क्या है। तो 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले, इसने गोल्ड रश को जन्म दिया। अर्थात गोल्ड रश उस आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर सवार लेने की उम्मीद से अमेरिका पहुंचे थे। अब है गोल्ड रश से होने वाले बदलाव। तो बदलाव देखिए, सबसे पहले पूरे अमेरिकी महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1870 में हुआ और 1885 में कनाडा में हुआ। रेलवे के साज सामान बनाने वाले उद्योगों का विकास हुआ, और सिंपल सी बात है, जब उद्योगों का विकास होगा तो श्रमिक भी चाहिए। तो हजारों की संख्या में जो चीनी श्रमिक थे इनकी नियुक्ति की गई। बड़े पैमाने पर कृषि करने वाले यंत्रों का उत्पादन आरंभ हुआ एवं लोगों में रोजगार की वृद्धि हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में औद्योगिक नगरों का विकास अधिक तेजी से होने लगा। तो ये था आपका गोल्ड रश और गोल्ड रश से होने वाले अमेरिकी में बदलाव। आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखिए 3 में भी आपको एक चॉइस देखने को मिलेगी, तो यानी कि आपको 2 चॉइस एक पेपर में, ठीक है, जो 3 मार्क्स हैं उसमें देखने को मिलेगी। क्वेश्चन 3 है कि उन कारणों की चर्चा कीजिए जिनके कारण जापान को समृद्ध देश माना जाता है, यानी कि जापान जो है वो समृद्ध देश माना जाता है, आपको वो कारण बताने। तो सबसे पहला है कि जापान को हमेशा से अमीर देश समझा जाता था क्योंकि वह चीन से रेशम और भारत से कपड़े जैसी विलासी वस्तुओं का आयात करता था, जो कि काफी महंगा होता था। इन आयातों के लिए वह चांदी और सोने में सोने में जो कीमत होता है, यानी कि आयात के बदले जो पैसा दिया जाता है, तो चांदी और सोना ये दिया करते थे, जिससे कि जापान की अर्थव्यवस्था पर काफी निगेटिव नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा। तो उसने क्या किया कि जो तोकुगावा से कीमती धातुएं आती थी उनके निर्यात पर रोक लगा दी। फिर उन्होंने क्या किया कि निषीजन एक ऐसी वस्तु है जहां पर रेशम अधिक मात्रा में उगाया जाता था, तो रेशम उद्योग के विकास के लिए भी उन्होंने कदम उठाए जिसमें रेशम का आयात कम किया गया। ठीक है, कहां से? चीन से रेशम और भारत से कपड़ा का निर्यात जो आयात करते थे ये लोग, वो इन्होंने कम कर दिया। ठीक है, अगला है कि मुद्रा का बढ़ता इस्तेमाल और चावल के शेयर बाजार, अर्थात मुद्रा के इस्तेमाल की वजह से, चावल के शेयर बाजार की वजह से जो विकास का अर्थतंत्र था वो अधिक तेजी से सही तरीके से बढ़ रहा था। फिफ्थ है ये एक अलग पॉइंट इन्होंने लिखा है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जापान तथा द्वीपों को भगवान ने बनाया है और सम्राट सूर्य देवी के उत्तराधिकारी है। तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक स्थिति से भी और पौराणिक स्थिति से भी काफी प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया आपका। अब इसमें देखिए अथवा में एक पॉइंट दिया हुआ है। अथवा में क्या पॉइंट है कि जापान की हार के बावजूद वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में कैसे इसकी वापसी की वर्णन कीजिए। 3 मार्क्स का है ये। ठीक है, तो अपनी भयंकर हार के बावजूद जापान अर्थव्यवस्था का जिस तेजी से पुनर्निर्माण हुआ उसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये अमेरिका और जापान का युद्ध चल रहा था, तो जब इसकी हार हुई तो उसके बाद इसका जो अर्थव्यवस्था में तेजी से पुनर्निर्माण हुआ उसे युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया। यह चमत्कार से कहीं अधिक था क्योंकि इसकी जड़ जापान के लंबे इतिहास में निहित थी। जैसे कि संविधान को औपचारिक स्तर पर गणतंत्र रूप इसी समय में दिया गया था। सरकार, नौकरशाही और उद्योगों के बीच जो करीबी एक रिश्ता था वो इसी समय कायम किया गया। अमेरिकी समर्थन एवं कोरिया और वियतनाम में जंग से जापानी अर्थव्यवस्था को मदद मिली, यानी कि अमेरिका ने समर्थन दिया। कब? जब कोरिया और वियतनाम से जापान की जंग हो रही थी उस दौरान। 1914 में टोक्यो में हुए ओलंपिक खेलों का आयोजन से मजबूत अर्थव्यवस्था के प्रतीक माना गया, यानी कि 1964 में जो टोक्यो में ओलंपिक खेल हुए थे इसकी वजह से एक मजबूत अर्थव्यवस्था माना जाने लगा। 1964 में ही 200 मील प्रति घंटे चलने वाली बुलेट ट्रेन, जो कि एक बेहतर और सस्ता उत्पाद था, यहाँ पे निर्माण हुआ। 1990 तक पर्यावरण से संबंधित कठोरतम नियम जो थे वो अमल में लाए गए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से जो जापान था वो अपनी हार के बावजूद भी काफी अधिक तेजी से एक आर्थिक शक्ति के रूप में उसकी वापसी हुई। तो सेक्शन ए के सभी प्रश्न आप दोबारा से देख लीजिए, खंड ए के। ठीक है, पहला प्रश्न आपका ये होगा जिसमें आपको पहले ही प्रश्न में एक चॉइस दी हुई है, एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक आपको चॉइस देखने को मिलेगी, और क्वेश्चन नंबर 4 आपका अभी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, देखिए, ब्रह्मांड के प्रति कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सौरमंडलीय सिद्धांत और ईसाई के विश्वास में अंतर,
यानी कि एक तो आपको कोपर्निकसीय सिद्धांत बताना है और ईसाइयों का जो विश्वास है ब्रह्मांड के संबंध में आपको ये समझाना है। तो देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ब्रह्मांड के प्रति ईसाइयों की धारणा। सबसे पहला ये मानते थे कि मनुष्य पापी है और पृथ्वी पापों से भरी हुई है। दूसरा है पापों की अधिकता के कारण वह स्थिर हो चुकी है। तीसरा, पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थित है जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूमते हैं। ये तो हो गई ईसाइयों की अवधारणा। अब है कोपर्निकस के सूर्य केंद्रित सौरमंडलीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रित यानी कि सूर्य को केंद्र में रखता है। तो कोपर्निकस ने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। खगोल शास्त्री जोहानेस केपलर तथा गैलीलियो ने अपने लेखों के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त कर दिया। तो ये हो गया ब्रह्मांड के प्रति जो ईसाई थे उनकी क्या अवधारणा थी और ब्रह्मांड के प्रति कोपर्निकसीय सिद्धांत क्या था। बहुत ही छोटा सा प्रश्न था इसलिए आपको दो तीन पॉइंट इसमें बता दिए गए हैं। चलिए अगला देखते हैं सेक्शन बी यानी कि खंड ख। अब यहाँ पे देखिए दो प्रश्न है और इसमें देखिए अलग अलग से भी 6 मार्क्स के प्रश्न पूछे जा सकते थे। जैसे कि ब्रिटेन में नहरें और रेलवे के आविष्कार ने ब्रिटेन को एक जादुई विकास के पथ पर अग्रसर किया समझा। यानी कि आपको सिंपल सा बताना है ब्रिटेन में नहरों का विकास एवं ब्रिटेन में रेलवे का विकास। अब देखिए नहरों के विकास के बारे में अलग से 6 में पूछा जा सकता है और रेलवे के बारे में भी अलग से 6 में पूछा जा सकता है। जब आपको एक में पूछा गया तो आपको 4-5 पॉइंट इसमें लिखने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटेन में नहरों का विकास हम देखते हैं। तो नहरों के विकास के बारे में देखिए 5 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, जिसमें देखिए कुछ पॉइंट्स को अंडरलाइन कर रखा है जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता था कि जो नहरें थी वो कोयले को शहरों तक ले जाने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि औद्योगिक ऊर्जा के लिए शहरों में घर गर्म करने या उनमें रोशनी करने के लिए कोयले की मांग बराबर बढ़ती जा रही थी। नहरें आमतौर पर बड़े बड़े जमींदारों के द्वारा अपनी जमीनों पर स्थित खानों, खदानों, जंगलों को मूल्य को बढ़ाने के लिए की जाती थी, क्योंकि यहाँ पे जब वो जो जमींदार हैं अपनी जमीन पर कृषि वगैरह करेंगे तो सिंपल सी बात है उनका मूल्य तो बढ़ ही जाएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे कि एक है वर्सली कैनाल, एक है नहरोन्माद और है नहरों के उपयोग में समस्या। तो वर्सली कैनाल क्या है। इंग्लैंड में पहली नहर वर्सली कैनाल 1761 में जेम्स ब्रिंडली के द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा बच्चों? जेम्स ब्रिंडली। इसका प्रयोजन वर्सले के कोयला भंडारों से शहर तक कोयला ले जाना था। अर्थात वर्सले के जो कोयला भंडार थे वहां से कोयले को उठाकर शहर तक ले जाने इसका काम था। इस नहर के बन जाने के बाद कोयले की कीमत घटकर आधी हो गई, क्योंकि जो परिवहन का खर्चा था वो काफी कम हो गया था। अब है नहरोन्माद 1788 से 1796 यानी कि इस 8 वर्ष की अवधि को नहरोन्माद के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस अवधि में 46 नहरों के निर्माण की परियोजनाएं हाथ में ली गई और लगभग जो कि 4000 मील लगभग इनकी लंबाई होने वाली थी। ठीक है, तो नहरोन्माद क्या है ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद नहरों के उपयोग में समस्या। नहरों के कुछ हिस्सों में जलपोतों की भीड़ के कारण परिवहन की रफ्तार धीमी पड़ गई। पाले के कारण, बाढ़ या सूखे के कारण उनके इस्तेमाल सीमित होता था। अर्थात कई बार क्या होता था, जलपोत अर्थात जो जल में चलने वाले जो परिवहन है वो क्या होते थे, परिवहन के जो साधन थे, ठीक है, जैसे नाव वगैरह, शिप्स हो गए, तो इसकी वजह से भीड़ भाड़ के कारण परिवहन की रफ्तार काफी धीमी हो जाती थी। आपको पता है पाले में, बाढ़ में या फिर सूखे में इनका इस्तेमाल भी सीमित हो गया था। ठीक है, तो ब्रिटेन में जो नहरों का विकास है वो कुछ इस तरह से हुआ। अब इसमें से आप बच्चों कम से कम आप इसमें से 4 पॉइंट जब लिखेंगे तभी आपको इसमें से जो 3 मार्क्स में ये है ब्रिटेन में नहरों का विकास वो आपको मिलेंगे। मैंने आपको 5 बताए, 5 भी लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ब्रिटेन में रेलवे का विकास। अब रेलवे के विकास के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन 8 पॉइंट में से आप कम से कम 5 पॉइंट आप याद कर लीजिए और लिखेंगे तो आपको पूरी मार्क्स मिलेंगे। देखिए पहला पॉइंट, रेलवे के आविष्कार के साथ औद्योगिकरण के संपूर्ण प्रक्रिया ने दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया। अब देखिए ये प्रश्न अलग से पूछा जा सकता है 6 मार्क्स में कि रेलवे के आविष्कार के साथ औद्योगिकरण की संपूर्ण प्रक्रिया ने दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया, समझाइए कैसे, इस तरह से ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है सबसे पहले भाप से चलने वाला जो रेल का इंजन था, स्टीफेंसन का रॉकेट 1814 में बनाया गया था। सबसे पहले भाप से चलने वाला रेल का इंजन किसने बनाया? स्टीफेंसन रॉकेट। इसके बाद जब से भाप का इंजन बना है उसके बाद से जो रेलगाड़ियां थी वो परिवहन का एक ऐसा नया साधन बन गई थी जो वर्ष भर उपलब्ध रहती थी। आपको पता है कि रेलवे है तो इसमें नहर जैसी तो कोई समस्या आने से रही, तो इसीलिए वर्ष भर उपलब्ध रहती थी, काफी सस्ता होता था ये परिवहन और तेज भी।
ये यात्रियों को और माल को, ये दोनों को ही एक जगह से दूसरी जगह तक भारी मात्रा में ढो सकता था। उसके बाद है एक है फुफकारने वाला दानव। ये क्या है? ये इंजन है। 1801 में रिचर्ड ट्रेवथिक ने एक इंजन का निर्माण किया जिसे कहते हैं फुफकारने वाला दानव। अब है रेल मार्ग। सर्वप्रथम, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि रेल मार्ग की लंबाई वगैरह के बारे में बात की जाएगी, फिर रेल मार्ग के बारे में। तो रेल मार्ग की बात करें तो 1885 में स्टॉकटन और डार्लिंगटन शहरों के बीच 9 मील लंबा जो रेल मार्ग था, जो कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा था। ठीक है, इसकी रफ्तार 2 घंटे में तय किया जाता था। अर्थात देखिए 9 मील लंबा जो रेल मार्ग था, जो कि तकरीबन 24 किलोमीटर का था, 24 किलोमीटर प्रति घंटा चलता था। जब से ये रेल का इंजन स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये जो था स्टीफनसन का रॉकेट, इसके बाद में और भी आए होंगे रेल के इंजन। तो जब से ये स्टार्ट हुआ तो इस रेल की जो जो कहते हैं कि प्रति घंटा की जो रफ्तार थी वो थी 15 मील। ठीक है, तो 2 घंटे में ये 9 मील लंबा जो रेल मार्ग था 24 किलोमीटर का, ये तय हो जाता था। 1830 से 1850 के बीच ब्रिटेन में रेल पथ कुल मिलाकर 2 चरणों में लगभग 6000 मील तक लंबा हो गया। रेल उन्माद 1833 से 1837 के छोटे रेल उन्माद के दौरान 1400 मील लंबी रेल लाइन बनी और 1844 से 47 में बड़े रेल उन्माद के दौरान 9500 मील लंबा रेल लाइन बनाने की मंजूरी दी गई। तो ये आपको चीज समझ में आ गई कि ब्रिटेन में जो रेलवे का विकास था वो किस तरह से हुआ था। देख सकते हैं एक बार सभी प्रश्न एक बार दोबारा से। 5वां है ब्रिटेन में नहरों का विकास और फिर है रेलवे का विकास। इसी प्रश्न में देखिए बच्चों आपका एक अथवा में भी प्रश्न दिया हुआ है। अथवा में प्रश्न है देखिए कि उद्योग कारखानों में काम करने वाली स्त्रियों तथा बच्चों पर बहुत ज्यादा निर्भर था। इससे औद्योगिकरण के प्रारंभिक काल की एक घिनौनी तस्वीर सामने आती है। कथन को न्यायोचित ठहराइए। यानी कि सिंपल सा आपको बच्चों ये बताना है कि औद्योगिकरण का मजदूरों स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, स्त्रियों और बच्चों पर बहुत ज्यादा निर्भर था। इससे औद्योगिकरण के प्रारंभिक काल की एक घिनौनी तस्वीर सामने आती है। तो यानी कि इसमें आपको औद्योगिक क्रांति के संबंध में जो प्रभाव पड़े हैं मजदूरों पर और बच्चों और महिलाओं पर, आपको वो समझाना है। देखिए वैसे तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ महिलाओं और बच्चों के बारे में लिखना है। ठीक है, ये वाला तो इसे हम देख लेते हैं, फिर मजदूरों के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट कि शैशव अवस्था में बच्चों की मौत, यानी कि शिशु अवस्था में जब शिशु होते हैं 2-3 साल के होते हैं तभी उनकी मौतें हो जाती थी। गरीब मजदूर खास करके बच्चों की दुर्दशा, पर्यावरण का क्षय और हैजा तथा तपेदिक की बीमारियां औद्योगिकरण की देन थी। अर्थात एक पॉइंट जो है वो इसमें सबसे पहला आप ये लिखेंगे कि गरीब मजदूर खास करके बच्चों की दुर्दशा, इन सभी का कारण पर्यावरण का क्षय और हैजे जैसी बीमारियां होती थी जो कि औद्योगिकरण की देन थी। इसकी वजह से शैशव अवस्था में बच्चों की मौत होती थी। फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो बच्चे होते थे उनके बाल मशीनों में फंस जाते थे और कई बार तो उनके हाथ ही कुचल जाते थे। मशीनों में गिरकर बच्चे मौत के मुंह में चले जाते थे। बच्चे इतने तो इंटेलिजेंट थे नहीं, दिमाग तो होता नहीं उनमें, तो इसी वजह से क्या था, छोटे छोटे बच्चे 2, 4, 5 साल के वो गिरकर मशीन में भी चले जाते थे, उनके मौत के मुंह में चले जाते थे। कोयला खानों में रास्ता संक्रयण की टेढ़ा मेढ़ा होता था, काफी खतरनाक होता था। तो ऐसे में वहां पर बच्चों को भेजते थे जिससे कि दुर्घटना का भय बना रहता था। छोटे बच्चे थे तो दुर्घटना तो अगर घटती है तो वो बच तो पाएंगे नहीं, इसीलिए बच्चों को वहां पर भेजा जाता था। गंदी बस्तियों में रहना, कम मजदूरी में अधिक घंटे काम करना, यानी कि ये जो लोग थे वो हमेशा गंदी बस्तियों में रहते थे और जो फैक्ट्री मालिक थे वो कम मजदूरी में इनसे अधिक घंटे काम लिया करते थे। भोजन की कमी, द्वेष, गरीबी एवं अधिक काम करने की वजह से परिवारों में बिखराव हुआ। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को मजदूरी कम मिला करती थी। महिलाओं को काम निम्नतम परिस्थितियों में करना पड़ता था। उच्च वर्ग की महिलाओं का जीवन अधिक सुविधापूर्ण तथा आनंददायक, इसके विपरीत निम्न वर्ग की जो महिलाएं होती थी उनका जीवन संघर्षपूर्ण होता था। यानी कि उच्च वर्ग की महिलाओं का जीवन अच्छा होता था, आनंदमय होता था। महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिली थी जिससे आत्मसम्मान में, जो ये उच्च वर्ग की महिलाएं थी इन्हें वित्तीय स्वतंत्रता मिली थी जिससे कि इनके आत्मसम्मान में वृद्धि होती थी। तो औद्योगिक क्रांति में बच्चे और महिलाओं के ऊपर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कि औद्योगिक क्रांति का मजदूरों पर प्रभाव। ये जो है वो आपके इस क्वेश्चन से हटके है, लेकिन आप इसे भी पॉइंट लिख देते हैं 1-2 तो टीचर पर एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। पहला है कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में मालिक और मजदूर 2 वर्ग का उदय हुआ, एक मालिक वर्ग और एक मजदूर वर्ग। काम
तरीके, काम के जो तरीके थे वो, जिसकी वजह से लोगों की न्यूनतम आयु में मृत्यु हो जाती है, यानी कि काम के जो तरीके थे वो काफी खराब थे, इसी वजह से लोगों की मृत्यु होने लगती थी। अधिकतर मौतें जल और वायु प्रदूषण की वजह से होती थी। 1832 में हैजे के भीषण स्फोट से लगभग 31,000 लोगों की मृत्यु, ये एक डाटा है। सरकार और चिकित्सकों ने भी इन बीमारियों की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति का महिलाओं और बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा, औद्योगिक क्रांति का मजदूरों पर क्या प्रभाव, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 6 और बहुत ही बड़ा प्रश्न है ये, जहां तक मैंने पढ़ा है कि मेजी पुनर्स्थापना से क्या समझते हैं, 1 मार्क्स में। मेजी सरकार के द्वारा राष्ट्र के एकीकरण के लिए उठाए गए कदम 2 मार्क्स में, तथा शिक्षा एवं विद्यालय व्यवस्था में किए गए बदलाव 3 मार्क्स। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है 6 मार्क्स में इस तरह से बटेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेजी पुनर्स्थापना किसे कहते हैं और जो विद्यालय एवं शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किए उसके बारे में। तो मेजी पुनर्स्थापना 1867 से 1868 के दौरान मेजी वंश का उदय हुआ और देश में विद्यमान विभिन्न प्रकार का जो असंतोष था, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व कूटनीतिक संबंधों की मांग की जा रही थी, इन सभी की वजह से ये जो असंतोष था, इसी की वजह से मेजियों की पुनर्स्थापना का ये कारण बने। अब 1870 के दशक में मेजी सरकार के द्वारा शिक्षा एवं विद्यालय व्यवस्था में किए गए बदलाव। पहला, लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया, यानी कि लड़के और लड़कियों दोनों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य हो गया था। पढ़ाई की फीस काफी कम हुआ करती थी। आधुनिक विचारों पर जोर दिया जाने लगा था। राज्य के प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया गया, यानी कि राज्य के प्रति निष्ठा हो ऐसे विषय पढ़ाए जाए, जापान के इतिहास के बारे में समझाया जाए। किताबों के चयन पर, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर, यानी कि किताबें किस तरह की होंगी, शिक्षक किस तरह के स्कूल में जाएंगे, उन सभी पर अच्छा खासा नियंत्रण रखा जाने लगा था। माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी, अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा स्कूलों में दी जाने लगी थी। तो 1870 के दशक में मेजी सरकार के द्वारा विद्यालय व्यवस्था में ये कुछ बदलाव किए गए थे। ठीक है बच्चों, अगले देखते हैं, मेजी सरकार के द्वारा राष्ट्र के एकीकरण के लिए उठाए गए कदम कौन कौन से। सबसे पहला, मेजी सरकार ने पुराने गांवों और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर एक नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, यानी कि पुरानी जो गांव की सीमा थी, क्षेत्रीय सीमाएं थी, उनको खत्म करके एक नया प्रशासनिक ढांचा तैयार कर दिया। इन्होंने एक आधुनिक सैन्य बल भी तैयार किया, जिसमें 20 साल से अधिक उम्र के नौजवानों के लिए कुछ अरसे के लिए सेना में काम करना अनिवार्य हो गया था। अर्थात एक आधुनिक सैन्य बल तैयार किया जिसमें 20 साल से अधिक उम्र के नौजवानों के लिए कुछ वर्ष, चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, उनके लिए कुछ समय सेना में काम करना अनिवार्य हो गया था। इन्होंने एक नई कानून व्यवस्था बनाई जो कि राजनीतिक गुटों के गठन को देख सके, उनकी बैठकों को बुला सके, उन पर नियंत्रण रख सके। सख्त संसद व्यवस्था बनाई गई। सेना और नौकरशाही को सीधा सम्राट के निर्देश में रखा गया, यानी कि संविधान बनाने के बावजूद भी यह 2 गुट सरकारी नियंत्रण के बाहर थे। कौन कौन? सेना और नौकरशाही, ये दोनों सिर्फ सम्राट के लिए कार्य करेंगे, उस देश के संविधान का इस पर कोई, इन दोनों संस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मेजी सरकार के द्वारा राष्ट्र के एकीकरण के लिए ये कुछ कदम उठाए गए थे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, मेजी पुनर्स्थापना से क्या समझते हैं, राष्ट्र के एकीकरण के उठाए गए कदम, विद्यालय व्यवस्था में किए गए बदलाव। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7 और इसमें जो है एक और अथवा दिया गया है। वैसे इतने अथवा तो होने नहीं चाहिए, फिर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अगर दिया गया है तो आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि आपको एक नहीं आता है तो आप एक और कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल बासिंदों को उनकी जमीन से बेदखल क्यों कर दिया गया, उसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। एक तो आपको बताना है क्यों बेदखल किया गया और कौन से कारण थे। तो सबसे पहले क्यों किया गया, तो देखिए, ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ अप्रवासी जो कि अपने मूल देश के छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे, वे अमेरिका में मालिक बनना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, वे लोग ऐसी फसलों को उगाकर जो यूरोप में नहीं उगाई जाती थी, उन्हें अमेरिका में उगाकर, ठीक है, और वापस यूरोप में भेजना, उससे ये मुनाफा कमा सकते थे। मूल बाशिंदों को बेदखल करना ये गलत नहीं समझते थे। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि मूल बाशिंदे, उनके अनुसार मूल बाशिंदे जमीन का उपयोग करना नहीं जानते, मूल बाशिंदे आलसी हैं, इसलिए बाजार के हेतु उत्पादन करने में अपने शिल्प कौशल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये लोग अंग्रेजी सीखने, ढंग के कपड़े
जिसका मतलब था यूरोपीय जैसे कपड़े पहनने में उनकी दिलचस्पी नहीं है। कुल मिलाकर इन लोगों का कहना यह था कि ये जो मूल निवासी है वो सिर्फ मर खपने के लायक हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि मूल बासिंदों को बेदखल करने के क्या कारण थे। तो सबसे पहला क्या लिखेंगे हम कि ऐसे लोग जो अपने मूल देश में छोटे बेटे थे और अमेरिका में मालिक बनना चाहते थे। ठीक है, ऐसी फसलें उगाकर जिससे मुनाफा कमाया जा सके, ये गलत नहीं मानते थे मूल बासिंदों को बेदखल करना, क्योंकि उनके अनुसार मूल बासिंदों को जमीन का उपयोग करना नहीं आता है। ठीक है, ये अपने व्यापार के लिए उपयोग नहीं करते, अच्छे कपड़े नहीं पहनते। कुल मिला के इनका कहना था कि ये मर खपने के लायक है, इसीलिए उनको बेदखल किया गया। अब बेदखल करने के तरीके, तो बेदखल करने के कई तरीके थे। पहला है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी बस्तियों का विस्तार करना शुरू किया। इन्होंने जमीनों की बिक्री के समझौते पर दस्तखत कराने के बाद मूल निवासियों को वहां से हटने के लिए प्रेरित किया या बाध्य किया। अर्थात इन लोगों ने क्या किया, अमेरिकन की धोखे से उनकी जमीन को खरीदा, उन पर जो समझौते होते हैं बिक्री के समझौते, उस पर दस्तखत करवा लिए और फिर उनको वहां से हटने के लिए बाध्य कर दिया। जमीनों के बदले जो उनको पैसा दिया जाता था वो काफी कम होता था। धोखे से उनसे कम पैसे में अधिक जमीन ले ली जाती थी, या फिर कई बार वायदा खिलाफ, यानी कि कहेंगे हम आपको पैसे दे रहे हैं, लेकिन नहीं देते थे और जमीन को हड़प लेते थे। ऐसा भी सीन वहां पर चलता था। उसके बाद है कि एक चिरोकी कबीले को खरीदने के लिए अमेरिका ने फौज का उपयोग किया। ठीक है, तो उन्होंने चिरोकी कबीले को खरीदने के लिए किसका सहारा लिया, अमेरिकी फौज। कई बार तो इन्होंने स्थायी और अपनी जमीनें दे दी, अर्थात कई बार इन्होंने क्या किया कि जो लोग थे उन्हें स्थायी तौर पर कुछ उनकी जमीन उनको वापस कर दी। लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगा कि यहां से अंदर इसके अंदर कुछ अच्छी किस्म का कोई खनिज है, जैसे कि सीसा, सोना, तेल, ऐसे खनिज पाए जाते हैं, तो उन्हें फिर से वहां से हटना पड़ा। मूल निवासियों को एक कैद खाने में बंद कर दिया जाता था जिसे कहते थे रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि उनको बेदखल कैसे किया गया और क्यों किया गया। अब इसी के अथवा में एक प्रश्न दिया हुआ है कि मूल निवासियों के रहन सहन और खान पान की मूल निवासियों की और जो परंपरागत विशेषता, देखिए एक है खान पान और रहन सहन, एक है उनकी परंपरागत, दोनों अलग अलग हैं। तो 3-3 मार्क्स के ये प्रश्न है आपके, दोनों ही एक ही में ऐड किए गए हैं। देखते हैं, तो सबसे पहले एक पॉइंट लिखेंगे आप नेटिव के बारे में। नेटिव एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा स्थान में ही पैदा हुआ हो, यानी कि वो इस पर्टिकुलर एरिया में रहता है और वहीं पर उसके पिता का, दादा का वहीं पे जन्म हुआ हो, इसे ही कहेंगे हम नेटिव। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक यह शब्द, पद नहीं यह शब्द है, यह शब्द यूरोपीय लोगों के द्वारा अपने जो उपनिवेश थे उनके बासिंदों के लिए, उनके लोगों के लिए किए जाते थे। अब मूल निवासियों के रहन सहन और खान पान की विशेषता। सबसे पहला, ये जो लोग थे वो नदी घाटी के साथ बने गांवों में समूह बनाकर रहा करते थे। ये लोग मछली और मांस दोनों ही खाते थे एवं सब्जियां उगाते थे। सब्जियों में ये अनाज भी उगाते थे, अनाज में जैसे कि मकई हो गई। थर्ड है, ये अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पर जाते थे। आपको पता है ये मांस तो खाते ही थे, तो इसलिए मांस के लिए, अपने मांस का शिकार करने के लिए क्या करते थे, ये लंबी यात्राएं तय करते थे। मुख्य रूप से इन्हें बाइसन, ये एक जंगली भैंस हुआ करती थी, इसकी तलाश होती थी जो कि जंगलों के घास के मैदान में घूमा करते थे। ये लोग स्पेनी आबादकारों से खरीदते थे, अर्थात ये लोग क्या करते थे, कई बार जो स्पेनी लोग थे वो इनसे घोड़े खरीदा करते थे। किनसे, जो मूल निवासी थे। लेकिन ये जो जानवर थे वो उतने ही मारते थे जितने की इनके भोजन की आवश्यकता होती है। अर्थात अगर व्यापार की हम बात करें तो ये लोग क्या करते थे, घोड़ों का व्यापार करते थे। ठीक है, स्पेनी आबादकारों को ये बेच देते थे। ठीक है, और ये जानवर उतने ही मारते थे जितने की उन्हें भोजन की जरूरत होती थी, जंगली जानवर, और खास करके बाइसन जो कि एक जंगली भैंस हुआ करती थी। ठीक है, तो मूल निवासियों के खान पान की ये कुछ विशेषताएं हैं। अब देख लेते हैं हम इसकी जो परंपरागत विशेषताएं। परंपरागत विशेषताएं क्या होती हैं, इसे समझिए। सबसे पहला तो यह है कि उनके पास जमीन पर नियंत्रण का कोई मुद्दा नहीं होता था, अर्थात इनके पास इतनी जमीन है, ठीक है, इनको लगता नहीं था कि भाई हम इस पे क्यों अपना जो एक मालिकाना हक है वो हम क्यों जताएं। इनके पास इसके लिए कोई मुद्दा नहीं होता था। वे जमीन पर अपनी मिल्कियत की कोई जरूरत महसूस नहीं करते थे, बस उससे मिलने वाले भोजन पर संतुष्ट होते थे। अर्थात ये जो जमीन है इनकी, इन पर इन्हें जो भोजन मिल जाता था बस उसी पर ये संतुष्ट रहते थे।
औपचारिक संबंध और दोस्तियां कायम करना तथा उपहारों का आदान प्रदान। अर्थात ये लोग क्या करते थे, औपचारिक संबंध आपस में रखते थे, दोस्ती अधिक करते थे, ठीक है। और जो भी इनकी आवश्यक चीजें होती थी वो खरीदने की बजाय इन्हें उपहार के तौर पर मिली जाती थी। हालांकि यहाँ पर भाषाएं तो अनेक बोली जाती थी, लेकिन जो भी ग्रंथ है, जो भी अभिलेख है, उसमें किसी भी भाषा का उल्लेख नहीं मिला है, लिखी हुई भाषा का। ये धरती को पढ़ सकते थे, अर्थात ये जो थे वो प्रकृति में होने वाले परिवर्तन जैसे कि जलवायु, तूफान, वर्षा, भूकंप आदि इन सभी चीजों को ये पढ़ सकते थे। होपी समुदाय कैलिफोर्निया के निकट रहने वाला एक आदिवासी होता था। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि मूल निवासियों की परंपरागत जो विशेषताएं हैं वो क्या है। चलिए, अब ये प्रश्न आपका यहाँ पे खत्म हो गया है। एक बार देख लीजिए आप सभी के सभी पॉइंट यहाँ पे दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 6 का ये था, सॉरी 7 का ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो सेक्शन जो आपका बी है उसे हम दोबारा से दिखा देते हैं आपको, एक सेकेंड। हाँ, सेक्शन बी है, खंड खा है आपका। पहले ब्रिटेन में नहरों के विकास, उसके बाद ब्रिटेन में रेलवे का विकास। अथवा में दिया हुआ है औद्योगिक क्रांति का मजदूरों पर प्रभाव, औद्योगिक क्रांति का बच्चे और महिलाओं पर प्रभाव। मेजी पुनर्स्थापना क्या है, विद्यालय व्यवस्था में किए गए बदलाव और राष्ट्र के एकीकरण के लिए उठाए गए कदम। अमेरिकी मूल बासिंदों को बेदखल करना और बेदखल करने के तरीके। अथवा में दिया हुआ है कि मूल निवासियों के रहन सहन, खान पान की विशेषताएं और मूल निवासियों की परंपरागत विशेषताएं। अब हम बात करते हैं आपके स्रोत आधारित प्रश्न की, ठीक है बच्चों। खंड ग है आपका, जो कि है स्रोत आधारित प्रश्न। नीचे देखिए स्रोत को पढ़े, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है वो आपका औद्योगिक क्रांति वाले चैप्टर से लिया गया है। तो इसके उत्तर जो है वो आपको इसी में ही मिलेंगे। कुछ है जिसका उत्तर आपको अलग से लिखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहला है कि उपयुक्त अनुच्छेद के लेखक कौन है, एक अंक। तो इसके लेखक हैं बच्चों 1885 से 1930 के बीच एच लॉरेंस। लेखक के गांव के विषय में क्या विचार थे, तो गांवों में छोटी छोटी झोपड़ियां थी, खान मजदूरों के 4 कमरों वाले छोटे छोटे घरों की छिटपुट कतारें थी और पुराने खान मालिकों के आवास हुआ करते थे। तीसरा है गांवों में कोयला खान की मशीनी लगाने के बाद क्या परिवर्तन आए, 2 अंक का। तो मजदूरों के रहने के छोटे छोटे घरों की कतारें अधिकतर गिरा दी गई, अर्थात मजदूरों के घरों में रहने के जो छोटे छोटे घर थे वो हटा दिए गए। नॉटिंघम रोड के साथ छोटी छोटी दुकानें खोली जाने लगी। नीचे ढलान में कंपनी के कुछ इमारतें बनाएंगे जिसे आज नई इमारतों के नाम से जाना जाता है। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर बच्चों आपको इसी ये जो स्रोत है इसी में पढ़ने को मिलेंगे। जैसे कि किसने लिखा है, तो डीएच लॉरेंस ने, ठीक है। और औद्योगिक क्रांति का यहाँ पे फायदा क्या हुआ, क्या मशीनों की क्या फायदे हुए, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और इसी में ही है जितने भी प्रश्न है ये यहाँ पे देख सकते हैं। एक छोटा गांव होता था, झोपड़े पट्टियां होती थी, छोटे छोटे छिटपुट कतारें होती थी, पुराने मालिक के आवास थे, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में भी यहाँ पे देखिए, पहले इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है, इसे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं सभी के। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। 9 में भी इसी तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न होगा किसने लिखा है, तो निकोलो मैकियावेली ने लिखा है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए, हम इसके उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि उपरोक्त विवरण किस ग्रंथ से लिया गया है, तो निकोलो मैकियावेली के ग्रंथ दी प्रिंस से लिया गया, जो कि 15वें अध्याय में लिखा हुआ है। अब देखते हैं इसमें जो और भी क्वेश्चन है उसके बारे में। तो और क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं कि मैकियावेली ने मनुष्य के स्वभाव के विषय में क्या विचार प्रस्तुत किए। तो मैकियावेली यह मानते हैं कि सभी मनुष्य बुरे हैं और वे अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने में सदा तत्पर रहते हैं, क्योंकि कुछ हद तक मनुष्य की इच्छाएं अपूर्ण रह जाती है। मैकियावेली ने देखा कि इसके पीछे प्रमुख कारण है मनुष्य की अपने समस्त कार्यों में अपना स्वार्थ देखना। थर्ड है मनुष्य अपने किन गुणों के कारण निंदा अथवा प्रशंसा के योग्य होते हैं। तो सबसे पहला, कुछ को दानी माना जाता है, कुछ को अन्य कंजूस माना जाता है, यानी कि जो दान करता है उसे दानी मानते हैं, जो दान नहीं करता उसे कंजूस मानते हैं। कुछ लोगों को हितैषी माना जाता है तो अन्य लोगों को लोभी कहा जाता है। कुछ निर्दयी होते हैं, कुछ दयालु होते हैं। एक व्यक्ति अविश्वसनीय होता है तो दूसरा विश्वसनीय होता है। एक व्यक्ति कामुक होता है तो दूसरा पवित्र होता है। एक निष्कट दूसरा तो चालाक होता है। एक अड़ियल तो दूसरा लचीला। एक गंभीर तो दूसरा छिछोरा। एक धार्मिक तो दूसरा संदेही। तो यहाँ पे जो सकारात्मक है वो प्रशंसा का योग्य होता है, जो नकारात्मक है वो निंदा का योग्य होता है। तो ये कुछ गुण है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के ये प्रश्नों के उत्तर आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम में, इसे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा बच्चों। चलिए अब आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए सबसे पहले पूछा गया है, देखिए दो प्रश्न है, एक ये है और एक ये है, इसमें से आपको कोई एक का उत्तर देना है। तो एशिया का एक द्वीप श्रृंखला तथा सक्रिय भूकंप वाला क्षेत्र, तो द्वीप श्रृंखला और सक्रिय भूकंप वाला क्षेत्र कौन सा है? एक सेकेंड, मैं भूकंप ही लिख रहा हूं, यह है बच्चों आपका जापान। ठीक है, अभी हम मैप में ऐसे इंगित करेंगे, चिन्हित करेंगे कहां पे है। एशिया का विशालकाय महाद्वीपीय देश, अनेक जलवायु वाला क्षेत्र, वहां का हान यानी कि चीन, सिंपल सा है, ये कौन हो जाएगा? चीन। मानचित्र पर 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र जहां गोल्ड रश ने जन्म दिया, तो गोल्ड रश कहां पे जन्म दिया था बच्चों? कैलिफोर्निया। ठीक है, तो उसे चिन्हित किया गया। अब हम देखते हैं कि जो हमारा मैप है उसमें कहां कहां पे ये सारी चीजें दी हुई हैं और हम इसको चिन्हित करते हैं। तो देखिए मैप यहाँ पे दिया हुआ है और लिखा हुआ भी है, यह है आपका ए जो है जहां पे गोल्ड रश को जन्म दिया गया है, एक विशालकाय द्वीप, ठीक है, जो कि हान जहाँ का प्रमुख जातीय समुदाय है, और जापान जो कि द्वीपीय देश है। तो ये हो गया आपका मैप। और यहाँ पे देख सकते हैं जो अनदर क्वेश्चन है, और जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको सिर्फ नाम लिखना है। ठीक है, इनके नाम लिख देने हैं दो पे, इसका तो लिखना ही है, इन दोनों में से कोई एक आपको लिखना है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। तो यहाँ पे आपका बच्चों सैंपल क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाता है। मैं एक बार दोबारा से आपको सभी क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन आंसर वो दोबारा से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन ए आपका स्टार्ट हो गया है। बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा और उनसे भी कहिएगा कि इसे आगे और भी शेयर करें ताकि उन बच्चों तक भी ये सैंपल पेपर पहुंच सके। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी और कमेंट करके बताइएगा बच्चों के जो पॉइंट्स मैंने आपको आंसर्स के बताए हैं क्या वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं या नहीं। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमारे चैनल पर और भी मिलने वाली है। तो आई होप कि आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। एक सेकेंड, हाँ बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलने वाले हैं। हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, खास करके हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसे जरूर फॉलो कीजिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।